हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि साइकोलॉजी का मैं पूरा कोर्स करवाऊँगी, उसी श्रृंखला में मैंने आपको बुद्धि वाला चैप्टर करवा चुकी हूँ। मैंने चैप्टर चैप्टर वाइज़ डिवाइड किया हुआ है। तो आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको बुद्धि के सिद्धांत। तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, और आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत बुद्धि के बारे में पता होना चाहिए। मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। बुद्धि क्या होती है? मानसिक शक्ति होती है जो क्या करती है, नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। यानी आपको न्यू सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना सिखाती है, समायोजन करना सिखाती है। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यह भावना से और अंतःप्रज्ञा से अलग होती है, इंट्यूशन से और जो फीलिंग्स होती है उससे डिफरेंट होती है। ये पूरी तरह क्या होती है, आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं? बुद्धि तो हम समझ गए। बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं? बुद्धि की संरचना का ज्ञान कराते हैं कि बुद्धि की संरचना कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया था, तो बुद्धि के सिद्धांतों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था, पिंड और वैसे। तो पिंड तो मतलब जो एक समूह मानते हैं बुद्धि को, और कुछ वैज्ञानिक क्या अलग अलग कारकों से भी मानते हैं, है ना? उस आधार पे हम पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धि की संरचना का ज्ञान कौन कराते हैं हमें? सिद्धांत। और इसकी संरचना के द्वारा हमें पता चलता है कि बुद्धि किन घटकों से मिलकर बनी है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की घटकों की संख्या बताई है, तो उनके आधार पे आगे जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? हमेशा आपको प्रतिपादक का नाम पता होना चाहिए। तो इसका प्रतिपादन किया था बीने ने। किसने किया था? एल्फ्रेड बीने ने। ठीक है। और टर्मन और स्टर्न, इन लोगों ने भी क्या इसको सपोर्ट किया था। अब इसके अनुसार क्या माना जाता है कि बुद्धि एक केंद्रीय शक्ति है। बहुत संकुचित अर्थ में परिभाषित किया गया है, बहुत नैरो थॉट है इसकी, कि बुद्धि क्या है? एक केंद्रीय शक्ति है जो हमारी मानसिक क्रियाओं का संचालन करती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाता है उसकी वजह से, और कोई व्यक्ति उतने अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन नैरो होने की वजह से इसको सबने एक्सेप्ट नहीं करा। अब ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है ना? इसमें काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा था। इसको अविभाज्य यूनिट बताया गया था बुद्धि को। लेकिन अब बुद्धि क्या हुआ, टाइम टू टाइम चेंज होती गई सोच में, तो इसको आउटडेटेड बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये बुद्धि का एक कारक आप समझ सकते हैं, मतलब एक यूनिट माना गया है। बुद्धि क्या है? पूरी एक यूनिट। नेक्स्ट आ गया द्वितत्व सिद्धांत। इसको दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। इसके अनुसार दो तत्व बताए गए हैं, पहला जी और दूसरा एस। जी क्या है? जी मतलब है जनरल, सामान्य तत्व। एस मतलब क्या है? स्पेशल। यानी इसने इन्होंने क्या बताया, स्पीयरमैन ने, कि सामान्य तत्व तो बुद्धिमान लोगों में समान रूप से होता है, लेकिन विशेष तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग रूप से होता है। जैसे एक गणितज्ञ में विशेष प्रकार की गणित की बुद्धि होती है, उसके अतिरिक्त उसमें सामान्य बुद्धि भी होती है। इसलिए जो ये होती है, एक ट्रांसफ़र होता है, तो सामान्य तत्व तो एक से दूसरे में चल जाता है, लेकिन विशेष तत्व विशेष होता है, स्पेशल होता है। ओके, आगे चलें। अब जो ये द्विकारक सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन इन्होंने कब किया था? 1904 में किया था। जी और एस आपको समझ में आ गया होगा। जी कारक तो क्या होता है? नॉर्मल बुद्धिमत्ता होता है, एक सामान्य जन्मजात योग्यता। और एस फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा समूह होता है जो विशिष्ट योग्यताओं से बना हुआ होता है, और एक अर्जित योग्यता होती है। यानी उन्होंने जी को तो जन्मजात माना और एस को अर्जित। विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में अलग अलग विशिष्ट क्षमताओं की ज़रूरत होती है। आपको डिफरेंट काम करने, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्षमता की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए आप देखें, अगर आंकिक गणना और शब्द प्रवाह, दोनों प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं, उनमें जी तत्व तो चलेगा, लेकिन आंकिक गणना आपको करनी तो कुछ स्पेशल भी चाहिए, तथा शब्द प्रवाह के लिए भी, शाब्दिक योग्यता के लिए कुछ स्पेशल चाहिए। तो कौन सा कारक हुआ? जी और एस। तो उन्होंने ये कहा कि जी तथा एस कारक दोनों मिलकर ही किसी व्यक्ति को मानसिक कार्य संपन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब ये देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। जी है, और ये स्पेशल कारक डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आंकिक भी हो सकता है, भाषा से संबंधित भी हो सकता है, अदर कोई भी हो सकता है। तो ये जी कारक तो सब में क्या है? कॉमन है। और एस क्या है? हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। आगे चलें। बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ।
अभी भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक ने। बहुकारक के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? नाम से ही पता चलता है, मल्टी फैक्टर, यानी बुद्धि क्या है? बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है? इनमें क्या होता है? अलग अलग समूह हैं, छोटे छोटे सेट हैं, है ना। कुछ कारक कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन कारक क्या हैं? बहुत सारे हैं। आगे देखें। अब ये क्या मानता है? ये सामान्य बुद्धि जैसे किसी कारक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये नहीं कहता है कि सामान्य बुद्धि सब में सामान्य बुद्धि तो रहेगी। ये मानता है कि एक कारक दूसरे कारक से सिमिलर हो सकता है, वो कहीं हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उनको कॉमन नहीं कहा जा सकता है। शब्दार्थ, शब्द प्रवाह, गणना आदि मानसिक क्रियाओं के लिए कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं। आगे समझते हैं। बहुकारक मतलब बुद्धि का बहुत सारे कारकों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन ये आता है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। एक कारक किसने दिया है? बीने ने। द्विकारक किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत में क्या होता है? एक समूह की बात की जाती है। किसने दिया था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, थर्स्टन ने दिया था। अब स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत था और थॉर्नडाइक का जो बहुकारक सिद्धांत था, दो डिफरेंट विचार प्रस्तुत करते हैं। स्पीयरमैन ने तो द्विकारक ही बताए थे कि एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है या विशेष होता है। लेकिन थॉर्नडाइक का क्या मतलब था? बहुत सारे कारक होते हैं। उन्होंने उसमें जी सब में कॉमन माना था, लेकिन थॉर्नडाइक ने ऐसा नहीं माना था। अब जो समूह कारक है वो एक तरीके से इन दोनों को बैलेंस करता है। ये क्या मानता है कि बुद्धि ना तो सामान्य कारक से निर्धारित होती है और ना ही विशिष्ट तत्वों से, बल्कि ये कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है और प्राथमिक कारक ही उनमें कॉमन होता है। जैसे इसको आगे मैं समझाती हूँ। अगर बात की जाए कि मानसिक क्रियाओं का मतलब कोई समूह है, अलग अलग समूह है, तो हर समूह में क्या होता है? एक प्राथमिक कारक होता है। ठीक है? और फिर उसकी कार्यवाहक इकाई बनाता है। इसको और क्लियर करते हैं। थर्स्टन और उनके सहयोगियों ने कारक विश्लेषण नाम की सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके 6 प्राथमिक कारकों का प्रयोग लगाया था। उन्होंने उनको मानसिक योग्यता के नाम से संबंधित किया है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। देखते हैं ये 6 कारक कौन से मानसिक कार्य हैं। देखो, WYSNRM। आगे देखते हैं ये क्या है। एन का मतलब उन्होंने क्या दिया? न्यूमेरिकल फैक्टर। वी का मतलब वर्बल फैक्टर। स्थानिक, एस स्थानिक, वाक्पटुता, वर्ड फ्लुएंसी, तार्किक कारक, रीजनिंग आर्ट से, एम से स्मृति। इस तरीके से उन्होंने क्या डिसाइड करे? ये 6 प्राथमिक कारक डिसाइड कर दिए। अब प्रत्येक जटिल कार्य में, मानसिक कार्य में कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ती है अच्छे कार्य करने के लिए, इसलिए थर्स्टन ने उन्हें मानसिक योग्यता कहा है। तो अगर हम कोई भी मानसिक कार्य करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई यूज़ में आता है। यानी उन्होंने एक समूह बना दिया, अंकों का एक समूह बना दिया, शब्दों का एक समूह बना दिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या हो सकता है? इनमें से एक कारक दूसरे कारक में हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग है। अब नेक्स्ट आ जाता है जॉन गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान। अब जो वहाँ की बात हुई थी कि किसने दिया है, तो आपको याद रखना है समूह कारक किसने दिया है? थर्स्टन ने। और उसमें 6 तरीके के प्राथमिक कारक बताए हैं, जिनके मैंने आपको नाम अच्छे से समझा दिए। अब जॉन गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय संरचना प्रतिमान बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है ये। जॉन गिलफोर्ड एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने त्रिविमीय संरचना के रूप में प्रस्ताव रखा है। उन्होंने एक 3D संरचना दी। उसमें पहला कौन सा आता है? कंटेंट, सामग्री। सामग्री के भी 4 टाइप आते हैं। मूर्त, ठीक है, प्रतीकात्मक, अवधारणात्मक और व्यवहारिक। इस तरीके की 4 आती है। मूर्त में क्या होता है? आकार, रंग, पैटर्न। प्रतीक में अक्षर, अंक, शब्द, अन्य। अवधारणा में विचार या धारणा से संबंधित। व्यवहारिक में सामाजिक व्यवहार, भावना और मानवीय बातचीत से संबंधित। ये तो एक हो गया। दूसरा आता है संक्रिया। संक्रिया में आता है ज्ञान, स्मृति, है ना, और अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। ये होते हैं संक्रियात्मक में, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होती है? ज्ञान भी आता है, मेमोरी भी होती है, मूल्यांकन भी आता है, चिंतन भी आता है ना। ये सारी किस में की जाती है? इस मानसिक क्रिया को संक्रियाओं में रखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है उत्पाद। उत्पाद में क्या क्या बताया गया? इकाई, कोई एकल वस्तु या तत्व। वर्ग, तत्वों का समूह। संबंध, तत्वों के बीच का रिलेशन।
प्रणाली, तत्वों के जटिल और संगठित समूह। इस प्रकार गिलफोर्ड का अगर हम प्रतिमान देखें तो 4 × 6 × 4 96 अलग अलग क्षमताओं के मिश्रण के रूप में समझता है ये। ठीक है, इसमें क्या मेनली तो हमने क्या पढ़ा था, वापस स्टार्टिंग पे चलते हैं। देखिए 3 विमाएँ बताते हैं, ये 3D हैं। पहला जिसमें सामग्री है, जो भी 4 टाइप में चल रही है, दूसरा संक्रिया है, फिर तीसरा है उत्पाद। ठीक है, और टोटल 96 अलग अलग क्षमताओं को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण देती हूँ, एक छात्र जो आसानी से गणित की समस्याओं को हल कर लेता है, तो उसमें अभिसारी चिंतन भी शामिल होगा, संख्यात्मक सामग्री भी शामिल होगी। वह कला में उतना रचनात्मक नहीं हो सकता, यानी अपसारी चिंतन और दृश्य सामग्री में। एक शिक्षक विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की बुद्धि सीख सकता है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि तक पहुंच सकता है, लक्षित कर सकता है, जैसे कि प्रयोगशाला कार्य करें या कविता लेखन करें, सामुदायिक सेवा करें, जो भी चीज़ें करें उनसे क्या हो सकता है, आप विभिन्न प्रकार की जो इन्होंने डिवाइड किया उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और सिद्धांत आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। गार्डनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके अनुसार बुद्धि एक अकेली एकात्मक इकाई नहीं है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की बुद्धि का समूह है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 9। तो इसके प्रमुख तत्व क्या है, सबसे बड़ी बात, बुद्धि एक से अधिक होती है, यानी विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, भाषाई, तार्किक, गणित, स्थानिक आदि, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि स्वतंत्र होती है। इनके इस सिद्धांत की विशेषताएं, ये गार्डनर के सिद्धांत की, यानी प्रत्येक बुद्धि एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। बुद्धि गतिशील भी होती है, टाइम के साथ बदल भी सकती है और विकसित भी हो सकती है। बुद्धि क्या होती है, संदर्भ आधारित होती है, यानी अलग अलग संदर्भों में इसका प्रदर्शन होता है। अब बहुबुद्धि उन्होंने जो बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, उसके प्रकार, पहली थी उन्होंने 9 प्रकार की बताई है, जैसे कि मैंने बताया आपको, भाषाई बुद्धि, जो भाषा को समझने बोलने में आपकी हेल्प करती है, पढ़ना लिखना, इससे क्या बनते हैं, लेखक, वक्ता, शिक्षक। भाषाई बुद्धि जिनमें होती है वो ये बनते हैं, पत्रकार। तार्किक गणितीय बुद्धि, आप तार्किक सोच कर पाते हैं, यानी लॉजिकल तरीके से सोच पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, संख्याओं के साथ काम कर पाते हैं, पैटर्न पहचान पाते हैं। ये वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, मतलब इस चीज़ में ये काम आती है। स्थानिक बुद्धि, आप देखी हुई जानकारी को समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, ये स्थानिक बुद्धि होती है। इसमें क्या होता है, रेखांकन, दिशा निर्देशों के पालन करना, दृश्य कला में आप अच्छे हों, तो ये बनते हैं कलाकार, वास्तुशिल्प, यानी जो देखी हुई चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ विकसित कर लेते हैं। पायलट, नाविक, स्थान से संबंधित। शारीरिक गतिज, शारीरिक संरचना को नियंत्रित और उपयोग करने की क्षमता होती है इसमें। इसमें समन्वय, संतुलन, गति और शक्ति शामिल है। संगीतमय बुद्धि, संगीत को समझने, बनाने और प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। संगीतमय बुद्धि होती है जैसे जिनको लय ताल की समझ होती है, संगीतकार, गायक, वादक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अपनी भावनाओं और लेखकों की भावनाओं को समझने की क्षमता, यानी इसमें थोड़ा व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सहानुभूति, सामाजिक कौशल, इनसे संबंधित गुण होते हैं, आत्म जागरूकता। ठीक है, पारस्परिक बुद्धि क्या होती है, कई लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा होगा, दूसरों से रिलेशंस बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे उनके रिलेशंस होते हैं सभी के साथ। ऐसे लोग ज़्यादातर नेता होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो लोगों को लीड कर पाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति से रिलेटेड, वर्ड में ही है प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से रिलेटेड होता है ना, समझते हैं, जानवरों, मौसम, पौधे आदि सब के बारे में, उनको प्राकृतिक बुद्धि उसमें कहा जाती है। जैसे कि जीव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, पारिस्थितिकी विद, ये कौन बनते हैं, प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग। ठीक है, नेक्स्ट, अस्तित्वगत बुद्धि, जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सोचने की क्षमता होती है। इसमें दर्शन, धर्म, आध्यात्मिक, यानी जो आध्यात्म से रिलेटेड होते हैं, अस्तित्व से रिलेटेड बातें सोच पाते हैं, ये अस्तित्वगत बुद्धि होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि सभी लोगों में सभी प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन कोई किसी किसी में कोई बुद्धि थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये उस आधार पे वर्गीकरण है। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो बुद्धि क्या होती है, संज्ञानात्मक व्यवहारों का संपूर्ण समूह होती है, यानी आप क्या कर पाते हैं, व्यवहार कैसा करना है, कैसे सोचना है, कैसे एडजस्ट करना है,
कैसे अमूर्त रूप से सोच पा रहे हैं, अनुभवों से लाभ उठा पा रहे हैं, यानी जितने हमने सिद्धांत पढ़े उन सबको शामिल कर लें, वही क्या है, बुद्धि। अब एक और इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, आईक्यू। इसके लिए पहला परीक्षण किसने दिया था, बीने और साइमन ने 1905 में, और 1916 में इस परीक्षण को टर्मन ने संशोधित किया था और बुद्धि लब्धि की अवधारणा के बारे में विचार प्रस्तुत किया था। अब इसका सूत्र क्या होता है, MA/CA इंटू 100। ठीक है, MA मतलब मेंटल जो एज है और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक जो आयु है। इसके आगे मैं और भी काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगी आगे, और क्वेश्चन फॉर्म में। ये तो एक बेसिक मुझे आपको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बाकी क्वेश्चन फॉर्म में चलेंगे हम। ये एक श्रेणी दे रखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, किसी बालक की बुद्धि लब्धि 90 से कम है तो आप उसे क्या कौन सी श्रेणी में रखेंगे, किसी की 120 से अधिक है तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे। तो ये काइंड ऑफ चार्ट है जिससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अभी बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू।